हे गाइस, वेलकम बैक। लाइव में थोड़ा इशू आ रहा था, ये लेक्चर में लाइव करना चाह रहा था बट हो नहीं पाया बिकॉज टेक्निकल इशू के कारण या फिर पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा था कि आपको मेरा वीडियो जो है क्लियर दिख नहीं पा रहा था। सो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, वो मीनिंगलेस चीज़ हो जाती। तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में दे देता हूँ, ठीक है। व्याख्या खंड वाला जो आपका पोर्शन है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और ईजी भी है। बट डिफ़िकल्टी का पार्ट ये कि इस रचना को आइडेंटिफाई करना कि किस रचनाकार ने लिखी है, क्योंकि इतने नाटक है, इतने निबंध है, इतने रिपोर्टाज है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा किसका लिखा हुआ है। तो देखो, जब मैंने 4-5 साल के पुराने आए हुए जो प्रसंग देखे हैं, ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जो व्याख्या खंड वाला है, तो मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ कुछ जो है रचनाकार फिक्स है कि उनकी रचना ही जो है व्याख्या खंड में पूछी जाती है, ठीक है। सो मोटा मोटा उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। आपको ये जो जैसे अपन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन सा रचनाकार किस भाव पटल पर लिख रहा है, जैसे कि प्रेमी के संबंधों पर कौन लिख रहा है, श्रद्धेय वगैरह जो मेच्योर टाइप का वो कौन लिख रहा है, गांधी जी के ऊपर कौन लिख रहा है, आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता लग जाएगा। तो आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर लोगे और उसके इर्द गिर्द एक कोई बढ़िया सा जिसने लिखा होगा उसको आइडेंटिफाई करने में शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो एक तो ये पहला वाला क्वेश्चन। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और थे जो आपको मैंने करवाने थे। मैंने पहले भी कहा है कि आपको 7 से 8 क्वेश्चन ही पर्टिकुलरली किसी भी एमएसडी का पेपर हो, चाहे वो 2 हो, 03 हो, 04 या 06 हो, करने हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि बार बार उन्हीं थीम्स पर रिपीटेशन हो जाता है क्वेश्चंस का। तो दोबारा पढ़ने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में आपको उन चीज़ों को कवर कर सकते हो और आपको बस सिंथेसाइज करना है। जितना आप मैं कह रहा हूँ उसको जितना सुनोगे और उसके बाद अगर कल जैसे पेपर में जाके प्रोडक्शन करोगे ना, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। आपको केवल 1-2-3 क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, है ना। पीडीएफ की लेंथ देख के आपको घबराना नहीं है, मैं जितना बताता जा रहा हूँ उतना पढ़ना है आपको, और दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं बेसिकली इस वीडियो में। इसके बाद आपका एमएसडी 4 का जो पूरा सेक्शन है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आराम से चैन की नींद सो के सुबह चाहो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ से करना हो तो पीडीएफ से कर लेना, क्योंकि पीडीएफ अगर आपने वीडियो देख ली तो आप रिवाइज कर पाओगे। पीडीएफ थोड़ी सी बल्कि हो जाती है क्योंकि लिखने पढ़ने में समझाना बहुत पड़ता है, तो उसमें समस्या आ जाती है। अदरवाइज वीडियो आप कवर करोगे तो ऑलमोस्ट तीनों चारों वीडियो मिला के 1 घंटे के या सवा घंटे के होंगे, तो आप उनको रिवाइज स्पीड में भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसका क्या दोष। तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। एक तो ये रचना है, ठीक है। ये मतलब ये जो है ये जो है व्याख्या खंड है, ठीक है। एक तो ये पूछा गया था, एक पूछा गया ये आपका दिसंबर या जून 2024 में पूछा गया ना, जून या दिसंबर 2024 में पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट जो है श्रद्धेय के भी दर्जे होते हैं। तीसरे दर्जे का श्रद्धेय प्रेरणा नहीं देता, वह शर्म देता है। गांधी जी की बात अलग थी, वे तीसरे को भी पहले दर्जे की महिमा दे देते थे। हम तो पहले दर्जे में बैठकर भी तीसरे की हीनता का अनुभव करते हैं। संत और बुद्धिजीवी में यही फर्क है। तो ये दो रचनाएं, दो आपके प्रसंग पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रसंग आपके किसकी रचना से लिए गए हैं, देखो ये रचना है आपकी श्रद्धा और भक्ति। देखो अगर आपको इस रचना का नाम भी याद होता तो शायद आप आइडेंटिफाई करते कि श्रद्धा और भक्ति का ही इस तरह का जो है कंटेंट हो सकता है, या फिर श्रद्धा और भक्ति में इस तरह की बातें जो है लिखी हो सकती है। श्रद्धा और भक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। महादेवी वर्मा के द्वारा। पुस्तक कौन सी है ये इनकी, पुस्तक है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ में बहुत सारे निबंध है, ठीक है, बहुत सारे निबंध इसके अंदर है, जिसमें से एक निबंध है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति के अंदर ही आपको ये दोनों व्याख्याखंड देखने को मिलते हैं, और इनको रेफरेंस में लेकर के ही आप इनकी जो है व्याख्या करोगे, ठीक है। सो इसकी व्याख्या सुनते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं कि किस तरह आपको व्याख्या करनी है वहाँ जाके। तो सबसे पहले आपको ये बता देना है कि ये जो व्याख्या है बेसिकली किसकी है और किस रचना में लिखी गई है, और इसका शीर्षक क्या था। ये आप शुरू में बता सकते हो प्रश्न के, इसके एंड में भी बता सकते हो, ठीक है। तो पहले प्रश्न की पहले अंश की व्याख्या है ना, प्रेमी तो प्रेम कर चुका, इस वाले की, ठीक है। नाउ देखो, यह अंश प्रेम की निर्मलता, निस्वार्थता और उसके आत्मिक स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है, ठीक है। उसकी निर्मलता, निस्वार्थता और आत्मिक स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है। लेखक बताना चाहता है कि सच्चा प्रेम किसी प्रतिफल या प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होता। अंश में कहा गया कि प्रेमी तो प्रेम कर चुका, अर्थात सच्चा प्रेमी अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है, इसलिए प्रिय पर उसका प्रभाव पड़े या न पड़े, उसके प्रेम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। प्रेम का स्वभाव ही परोपकारी और समर्पणमय होता है, स्वार्थ, अपेक्षा और परिणाम का बंधक नहीं होता, ठीक है। तो ये
बेसिकली बौद्धिक व्याख्या ही है प्रेम की, ठीक है, कि प्रेम में स्वार्थ वगैरह कुछ नहीं होता। प्रेमी को तो प्रेम होता है तो होता है, ठीक है, इसका कोई इसके पीछे कोई बेकिंग नहीं होती, है ना। तो ये इस चीज़ की इस तरह चीज़ को आप इसको व्याख्या इसकी आप करेंगे, ठीक है। हर एक लाइन की मतलब बाल से खाल निकालने वाली बात है कि उस लाइन से आपको किस तरह जो इस पूरे जो छोटा सा पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसको किस तरह आपको लंबा चौड़ा बना देना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको कि यहाँ तुष्टि और तुष्ट न होने की चर्चा महत्वपूर्ण है। यदि प्रिय व्यक्ति प्रेम करने वाले से संतुष्ट नहीं होता या उसकी आत्मा को वह प्रेम में प्रसन्न नहीं करता तो उसका दोष प्रेमी में नहीं माना जा सकता। प्रेमी का काम प्रेम करना है, न कि प्रिय की संतुष्टि को नियंत्रित करना। प्रेम का स्वरूप पूर्णतः तभी माना जाता है जब उसमें प्रतिक्रिया की अपेक्षा न हो। प्रेम तो वही है ना जिसमें आपकी किसी से कोई अपेक्षा ना हो। प्रेम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं होता है। प्रेम होता है तो होता है। कृष्ण के प्रति किसी का प्रेम प्रेम है, ठीक है। कृष्ण के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कृष्ण मेरा ये कर देंगे, कृष्ण मेरा वो कर देंगे, नहीं। या फिर किन्हीं दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अगर कोई प्रेम है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। आज का आधुनिक काल का जो प्रेम है उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। बट जो आपका जो आपका एकदम जो स्वच्छ प्रेम होता है ना, उसमें आपको एक दूसरे के प्रति कोई अपेक्षा का भाव नहीं होता है, ठीक है। तो तुष्टि का विधान न होने से प्रेम की पवित्रता में कोई त्रुटि नहीं आती। जहाँ तुष्टि घुस जाती है वहाँ त्रुटि आ जाती है, ठीक है। तुष्टिकरण जहाँ जाता है वहाँ पे त्रुटि आती ही आती है, क्योंकि प्रेम का आधार आंतरिक भावना है, न कि बाहरी प्रकरण, ठीक है ना। अंश का मूल संदेश ये है कि प्रेम संबंध परिणामों से नहीं बल्कि भाव की पूर्णता में मापा जाता है। सच्चा प्रेम आत्मनिर्भर होता है, मतलब प्रेमी को अगर प्रेम हो जाए तो वो कहीं भी सस्टेन कर सकता है खुद के साथ, ठीक है। वह न तो प्रतिदान की चाह रखता है, न ही प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है, ठीक है। तो ये व्याख्याखंड इतना ही लिखना है आपको, है ना। छोटी छोटी व्याख्याएं करनी, कोई बहुत बड़े आंसर नहीं लिखने आपको, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। अब देखो ये व्याख्या मैंने आपको पढ़ ली, इसके बाद जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार हाँ बात तो सही है, इतना ही लिखना है। बस कवित्री ने क्या किया है कि उसको शॉर्ट में लिख दिया कि प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या ना पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। बिल्कुल यही इतने सारी लाइनों में अपन ने भी ये देखा वहाँ पे। प्रिय यदि उसके प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसका क्या दोष, बिल्कुल ठीक। तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। समझ में, ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा थॉट एक्सपेंस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यूँ कह दो कि अपने जीवन में जितने अनुभव आपने आज तक प्राप्त किए ना, उनको कल पेपर में डालना है, बेसिकली ये समझ लो आप इस चीज़ को, ठीक है ना। श्रद्धेय के भी दर्जे होते हैं, ये वाला जो इसकी व्याख्या अपन देखते हैं आगे, ठीक है। तो यह अंश श्रद्धेय अर्थात सामान्य व्यक्तियों की विभिन्न स्तरों की ओर संकेत करता है, ठीक है। सामान्य व्यक्तियों की विभिन्न स्तरों की ओर संकेत करता है। लेखक बताता है कि सम्मान भी मात्र एक भाव नहीं बल्कि उसके विभिन्न स्तर होते हैं। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सम्मान दिया जाता है ना, उसका दर्जा होता है कि वो कितने दर्जे का, राइट। अब दर्जे का मानक क्या है, ये तो वो जो सम्मान दे रहा है या सम्मान ले रहा है वो जाने, ठीक है। यहाँ तीसरे दर्जे के श्रद्धेय का उल्लेख है जो प्रेरणा नहीं देता बल्कि एक प्रकार की शर्म उत्पन्न करता है। इसका आशय ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सम्मान तो देते हैं परंतु वे हमारे जीवन में मार्गदर्शक या प्रेरक शक्ति नहीं बन पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में कि उनको अपन वैसे ही रेस्पेक्ट देते हैं, उनका कोई मीनिंग अपनी लाइफ में नहीं होता, तो वो तीसरे दर्जे के व्यक्ति होते हैं जिनको आप सम्मान देते हो, उनका आपके जीवन में कोई रोल नहीं बट आप सम्मान देते हो, ठीक है। इसके विपरीत गांधी जी का दृष्टिकोण भिन्न था। वे तीसरे दर्जे के लोगों को भी पहले दर्जे की महिमा देते थे, है ना। अर्थात वे हर व्यक्ति में अच्छाई, क्षमता और संभावनाएं देखने में सक्षम थे। गांधी जी का सम्मान दृष्टिकोण समावेशी, प्रेरक और मानवीय था। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि हम तो पहले दर्जे में बैठकर भी तीसरे की हीनता का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि समाज में कई लोग ऊंचे पदों वर्गों में होते हुए भी दूसरों को हीनता का महसूस करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। इसके उलट गांधी जी दूसरों को ऊपर उठाने के काम करते थे। अंतिम पंक्ति ये कि संत और बुद्धिजीवियों में यही फर्क है, यह अत्यंत सूक्ष्म है। संत वह व्यक्ति है जो हर व्यक्ति में ईश्वर, नैतिकता और संभावना देखता है, जबकि बुद्धिजीवी अक्सर विश्लेषण तो करता है परंतु उस स्तर की करुणा और समावेशिता नहीं दिखाता। जो इंसान इंटेलिजेंट होता है ना, उसके अंदर करुणा और समावेशिता नहीं होती, वो इंटेलिजेंट ही होता है, उसको गणित के सवाल करना ही आता है। किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको सहारा कैसे देना वो उसको नहीं आता, या डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई किसी को इमोशनली टूट रहा है तो उसको कैसे संभालना वो उसको नहीं आता है, ठीक है। तो संत में और बुद्धिजीवी में यही फर्क होता है, ठीक है। संत की दृष्टि उत्थानकारी होती है जबकि बुद्धिजीवी की दृष्टि आलोचनात्मक होती है। अपन नहीं बोलते कि यार क्रिटिकली एनालाइज करो, क्वेश्चन भी इस तरह का होता है, क्रिटिकली एनालाइज करो। क्रिटिकली का मतलब आपको ऐसे एंगल निकाल के लाने हैं जहाँ पे उसकी बाल से हल खींचा जा सके, या फिर उसको ऐसी निगाहों से देखेगी उस पर आप प्रश्न खड़े कर सको। आज का जमाना प्रश्न खड़े करने वाला है, ठीक है। उत्थान उससे
उस प्रश्न से क्या फ़ायदा या नुकसान होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं, कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर खड़ा कर देना है। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है? बट संतों को इससे कोई मतलब नहीं होता। संत निस्वार्थ भाव से केवल हमेशा उत्थान के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो इस अंश का सार ये है कि सम्मान का वास्तविक अर्थ दूसरों को ऊँचा उठाना है, न कि स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करना। लेखक समाज में फैले भेदभाव, अहंकार और मूल्यांकन की प्रवृत्ति पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए पाठक को गांधी जी जैसी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देता है, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? ये दोनों ही रचनाएँ एक साथ पूछी गई है, जो किसकी है? महादेवी वर्मा की है, श्रृंखला की कड़ियों में लिखी गई है, ठीक है? श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी पुस्तक है, उसमें एक निबंध है श्रद्धा और भक्ति, और ये श्रद्धा और भक्ति निबंध कई बार पूछा गया है। तो इस तरह का कोई ज्ञान वाला है ना कुछ प्रेम संबंधों में या फिर ऐसे रिस्पेक्ट वाला, तो उसमें आपको इतना लिख देना कि ये प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के रचनाओं से या नाटकों से या फिर महादेवी वर्मा के निबंधों से ली गई है। इस तरह का लिखना है आपको। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी की रचनाओं से ली गई है, इतना भी आप लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है? नाउ इसके बाद एक दो और चर्चा करेंगे कि हर एक के पास एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उस लिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो अब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ? हर वक्त की धत्कार, हर वक्त की कौच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की, ठीक है? तो ये व्याख्या बेसिकली किसकी है? ये व्याख्या बेसिकली आपकी है महादेव वर्मा के निबंध की। देखो महादेव वर्मा का नाम फिर से आ गया, ठीक है? महादेव वर्मा के निबंध मैं क्यों लिखती हूँ? आपको महादेव की निबंध का नाम नहीं पता, आप इतना भी लिख सकते हो कि यह जो अंश है बेसिकली महादेव वर्मा के निबंध से लिया गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ ध्यान रखो, एक किताब तो फिक्स है ही उनकी, उनके श्रृंखला की कड़ियों में बहुत सारे निबंध हैं। निबंध का नाम याद नहीं हो तो भी आप श्रृंखला की कड़ियाँ करके लिखो कि यह अंश महादेव वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियों से लिया गया है, ठीक है? इतना लिख दोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है वो, ठीक है? तो इस अंश में लिखा, ये अंश महादेवी वर्मा के निबंध मैं क्यों लिखती हूँ से लिया गया। प्रसंग यह है कि लेखिका अपने जीवन में मिलने वाली उपेक्षा, आदेशात्मक व्यवहार और अपने अस्तित्व की अवहेलना पर प्रश्न उठाती है, ठीक है? वे कहती है कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई कारण होता है। वे कहती है कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई कारण होता है, इसलिए वह कुछ भी कह देता है और समाज उनसे अपेक्षा करता है कि वे बिना प्रतिवाद किए सब सहते रहें। महादेवी को यह जानना कि क्या उनकी यही हैसियत है जो भी जब भी किसी भी कारण से कुछ कह दे वो चुपचाप सुनती रहे। वे जीवन पर उपेक्षा भाव और मानसिक दबाव को धत्कार और कोंच के रूप में चित्रित करती है। उन्हें लगता है कि क्या वर्षों की कमाई यही है कि लोग उन्हें अपनी भावनाओं की निकासी का साधन समझे, ठीक है? बड़ा ही व्यंग की मतलब आक्रोश में लिखा है बेसिकली उन्होंने ये, ठीक है? ये अंश लेखिका की आत्मसम्मान चेतना, स्वयं संवेदनशील मन और अपने अस्तित्व की सार्थकता खोजने के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? महादेवी वर्मा अपने आप के अस्तित्व की खोज में है, इसलिए वो ऐसे प्रश्न खड़े करती हैं कि लोग मुझे ही क्यों हमेशा इस तरह या उस तरह मतलब कुछ भी कह देते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो उन्होंने अपने मानसिक दबाव की धत्कार और कोंच के रूप में इन चीज़ों को चित्रित करती है और वो ये समझती है कि लोग जो है मुझ पर अपनी मुझे भावनाओं की निकासी का साधन समझते हैं। तो बेसिकली वो आत्मसम्मान चेतना को जागृत करती है, संवेदनशील उनका मन है और अस्तित्व की सार्थकता की खोज करते हुए इन पंक्तियों की रचना करती है, ठीक है? नाउ ये रचना ये संस्कृति थी, ये जो रचना ये भी महादेवी वर्मा की। देखो महादेवी वर्मा की रचनाएं काफ़ी ज़्यादा आती है, तो महादेवी वर्मा का नाम आपको नहीं आ रहा, इस तरह की कोई उनकी लाइन है, सिंपल सी लाइन, तो महादेवी वर्मा का नाम लिख के आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा। बाकी एक आगे लाइन्स और थी वो यहाँ पे नहीं है, तो आप इस तरह ही रेफरेंस लेके इस चीज़ को भी पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियों से ही ली गई है, ठीक है? जस्ट वेट ए मिनट, आई हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस पेज। यस, सो इसके अंश की व्याख्या छोटी छोटी व्याख्या, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है? मैं क्यों लिखती हूँ, ठीक है? मैं क्यों लिखती हूँ, ठीक है? निबंध से लिया गया। इस प्रसंग में महादेवी वर्मा अपनी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की आलोचना करती है। बूढ़े और अंधे के प्रतीक द्वारा एक ऐसी जड़ रूढ़िवादी और दिशाहीन संस्कृति की ओर संकेत करती है जिसकी संतानें अर्थात समाज के लोग महायुद्ध जैसे विनाशकारी कार्यों को गौरव की तरह घोषित कर देती है। लेखिका कहते हैं कि इस संस्कृति के अंधत्व को ही मर्यादा मान लिया गया, यानी जहाँ विवेक, संवेदना और मानवता को दबा दिया गया हो और हिंसा, युद्ध और रूढ़िवाद को आदर्श बना दिया गया हो। इस अंश के माध्यम से महादेवी समाज की खोखली नैतिकता, अंधानुकरण और क्रूरता की मानसिकता पर प्रहार करती है, ठीक है? उनका लेखन इसलिए आवश्यक बनता है ताकि वे इन विकृतियों को उजागर कर सके, मानवता को पुनर्जीवित कर सके, ठीक है? बहुत ही आसान से देखो, ये चीज़ इतनी आसान इसलिए है क्योंकि मैं आपके यहाँ पढ़ रहा हूँ।
बट ये चीज़ जब आप इस एंगल से सोचना स्टार्ट कर दोगे, 2-4 बार इन चीज़ों को सुन लोगे, कान में आपके चली जाएंगी, तो आपका ब्रेन भी उसी पथ पर चल पड़ेगा, उस वे में काम करेगा और उसी वे में सोचेगा। ठीक है, सो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। आप इसको कंटिन्यू करते हैं, 2-3 व्याख्याएं पढ़ेंगे अपन, तो आपके दिमाग में चीज़ चली जाएंगी, इस तरह पढ़ना है। ठीक है, अब वापस वही कि एक रचना यहाँ पे ये है कि जस्ट सेकेंड, हाँ, दूसरी रचना ये कि अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। ये कवि लिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सबकी ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम मतलब हूँ। घर सुंगरा घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। इतनी 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 भयंकर वाली जो उनकी अंदर की वो जो बेसिकली दबी हुई आवाज़ है ना, उनको कवि ने शब्द दिए हैं। तो ये बेसिकली किसके हैं? ये हैं आपके अंधायुग नाटक के, धर्मवीर भारती का जो नाटक है ना अंधायुग, उसके। ठीक है, एक और जो है अंश, एक और जो रचना है कि मैं खुद एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ, मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरे रग रग में नफरत की आग भरी है, और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है और मेरा नंगापन एक ख्वाब। ठीक है, तो इस तरह के ये बेसिकली मार्क्सवादी रचना कर रहा होगा जिसने ऐसी लाइन्स लिखी है। तो ये दोनों अंश भी कहाँ से उठाए गए हैं? ये जो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, है ना, और एक मजदूर किसान, ये तस्वीरें, इस तरह की जो चीज़ें लिख रहे हैं, ये धर्मवीर भारती के अंधायुग से लिए गए हैं। तो ये रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, ये वाली जो रचना है ना आपकी, ये वाली धर्मवीर भारती की, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, तो मैंने वही रचनाएं उठाई है जो आपके बार बार रिपीट हुई है। इनमें से कोई प्रसंग आएगा तो आप उठा के उनको लिख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे अपन। इसके बाद बाकी पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से उनको पढ़ेंगे, है ना। हाईलाइट में कर दूंगा थोड़ा बहुत उनको, वहाँ से आप पढ़ लेना उसको। तो अंधायुग से उठाया गया प्रसंग है ये। इसमें यह है कि यह अंश धर्मवीर भारती के अंधायुग के पात्र धृतराष्ट्र की मनोदशा को व्यक्त करता है। अंधायुग धृतराष्ट्र जो महाभारत के जो कौरवों के पिता होते हैं, उनका चरित्र है बेसिकली इसमें। युद्ध के बाद अपराध बोध और हताशा से घिरा हुआ है। यहाँ वह स्वयं को अपनी और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का जिम्मेदार मानता है। उन्होंने माना नहीं माना, धर्मवीर भारती ने मनवा दिया अपने अंधायुग नाटक के अंदर। ठीक है, यह स्वीकारोक्ति उसके भीतर नैतिक संघर्ष को जन्म देती है या दर्शाती है। वह मानता है कि उसके निर्णयों ने परिवार, राज्य और समाज की पीढ़ियों को नष्ट कर दिया। इसके बाद वह खुद को घर से चिपका रहने वाला निष्क्रिय और आत्म मतलब व्यक्ति बताता है। मेरी हड्डियों में जंग लग गई है, यह पंक्ति उसके अंदर पतन, जड़ता और आत्मक्षय का प्रतीक है। ठीक है, यह प्रसंग, यह अंश दर्शाता है कि युद्ध के बाद धृतराष्ट्र सच्चाई का सामना करने लगा है। वह समझता है कि उसकी कमजोरी, मोह, अन्यायपूर्ण पक्षपात ने महाभारत जैसे विनाश को जन्म दिया। यह अंश मानवीय दुर्बलता, सत्ता की अंधता और आत्मस्वीकार की त्रासदीपूर्ण अवस्था को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो लिखी गई है। जिम्मेदार कौन मान रहा है? धृतराष्ट्र खुद को स्वयं को जिम्मेदार मान रहा है। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका दूसरा अंश था वो भी अंधायुग का ही है। उसमें किसानों, मजदूरों, इनकी बात की गई है। ठीक है, तो अंधायुग का ही ये प्रसंग है, जिसमें आमजन, मजदूर, किसान और गरीब वर्ग की पीड़ा का स्वर सामने आता है। वक्ता स्वयं को एक मजदूर और किसान बताकर समाज के मूल श्रमिक वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। वह कहता है कि उसका पूरा शरीर दर्द की तस्वीर है, जो कठोर श्रम, गरीबी और शोषण की सच्चाई का प्रतीक है। उसकी रग रग में भरी नफरत की आग सामाजिक अन्याय, उपेक्षा और शोषण के प्रति जलते आक्रोश को दिखाती है। इसके विपरीत शासक वर्ग तथा कथित ज्ञानवान लोग बेहयाही से यह कह देते हैं कि गरीबों की भूख भ्रम है और उनका नंगापन केवल ख्वाब है। यह कथन सत्ता की अमानवीयता, संवेदनहीनता और दंभ का नग्न रूप है। प्रसंगतः यह अंश समाज में मौजूद वर्ग विभाजन, शोषण, दमन और गरीब की आवाज को शक्तिशाली ढंग से उभारता है। यह अंश अंधायुग के उस केंद्रीय संदेश को सामने लाता है, जब सत्ता और नैतिकता अंधी हो जाए तब सबसे पहले पीड़ित आम जनता होती है। तो आम जनता की पीड़ा और श्रमिक वर्गों को नेतृत्व प्रदान किया है धर्मवीर भारती ने अपने अंधायुग उपन्यास के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रचना पर मूव करेंगे अपन। तो यह है कि दंपति सुखी नहीं हो सके यह कहना व्यर्थ है। ये भी महादेव वर्मा की रचना है। ठीक है, तो ये रचना महादेव वर्मा की है। ये भी आपकी श्रृंखला की कड़ियों से उठाई गई है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसको आप स्वयं से पढ़ेंगे, पीडीएफ में मैं दे दूंगा आपको, है ना। ज़्यादा लंबी छोटी नहीं है, बट आप पढ़ सकते हो, इतना कोई ये नहीं है।
ये अंश भी महादेवी वर्मा के निबंध दो भिक्षु से उठाया गया, श्रृंखला की कड़ियों से उठाया गया बेसिकली। आप है ना श्रृंखला की कड़ियों का नाम लिख के आप केवल इसकी व्याख्या कर देना जो उसमें जिस तरह बताया गया है उसमें, ठीक है, पढ़ भी लेना इसको। एक श्यामा क्या चाहती है, ये भी श्रृंखला की कड़ियों से उठाया गया है, ठीक है, ये भी महादेवी वर्मा का है, ठीक है। इसके बाद आपके पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नीति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। इस तरह की मोटिवेट करने वाली पंक्तियां किसने लिखी ये अपन देखेंगे। धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में उपस्थित होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती है। जो लोभ और मान अपमान के भाव, करुणा और दया वगैरह वगैरह, ये जो रचना आपका बेसिकली रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, मनुष्यता निबंध से उठाई गई है, ठीक है। सो आप देखो ना कि ये जो लिखा गया मोटिवेट करने टाइप का, ये रामचंद्र शुक्ल ही इस तरह का लिख सकते हैं। धन के ऊपर ये लिखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखते हैं जो बारीक बारीक चीज़ें उन पर लिखा है इन्होंने। तो रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती और महादेवी वर्मा, इन तीन के नाम आपको रटने हैं, याद करने हैं कि इनको ही आपको लिखना है, ठीक है। इन्होंने किस विषय में लिखा है अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो है रचना को किस तरह कर देना अपने को। मनुष्यता निबंध उनका है, वहाँ से उठाया गया, दोनों ही अंश वहीं के हैं, दो दो पेयर में पूछा गया, ठीक है। एक एक जो रचना है इसमें एक और रचनाकार आपको मिलेंगे। तब तो बंगाल अभी जीवित है, आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता है और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर यह भारत का संस्कृति जनक सिर झुकाने को तैयार वही है। आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेल कर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। फिर ये देखो दोनों व्याख्याएं दी गई है ना, दोनों व्याख्याएं सेम सेम रचनाकार की है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में जो है आसानी होगी। सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है, इसलिए वह उस गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रौब जमाता फिरता है, संस्कृति का खोल चढ़ाकर आती है। तो ये बेसिकली जैनेन्द्र की है, बंगाल का हृदय उनकी रचना थी, है ना। निबंध रचना उनकी कौन सा है, बंगाल का हृदय, नाम में बंगाल आ रहा तो आपको ध्यान रह जाएगा, ये बंगाल का हृदय उनकी रचना है, उसका अंश है ये। तो ये निबंध बंगाल की सांस्कृतिक चेतना, संघर्षशीलता, रचना शक्ति और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पर आधारित है। इसकी व्याख्या आप जो है यहाँ से पढ़ेंगे, छोटी छोटी व्याख्याएं हैं। उनका मनोबल, सृजन शक्ति, आत्मविश्वास समाप्त नहीं हुआ, है ना। संघर्ष, रास्ता खोजने और पुनर्जीवन होने की शक्ति उनमें है। विराट रचनात्मक शक्ति के साथ उभरना चाहता है आंधी तूफानों को सहकर भी, ठीक है, ये आप देखेंगे। बंगाल केवल भूगोल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। जिजीविषा जागरण आत्मान भारत को शक्ति प्रदान करते हैं। यह अंश बंगाल की अटूट जीवन शक्ति, पुनर्निर्माण की क्षमता और राष्ट्रीय चेतना को प्रकट करता है। इसी प्रकार इस व्याख्या को भी आप जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद सांच कहते पन्ही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे, छलियन के एका के आग, लाख कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होड़ मलिन की कारो, चलिए बाहर रंग चटाकारो। तो ये तो पूरी जो रचना है ये बेसिकली इसकी व्याख्या आप जो है कैसे करो, क्योंकि ये तो हिंदी से अलग है ना इसकी तो भाषा ही, ठीक है। तो इस तरह की जो रचना है वो बेसिकली दादू दयाल की अपनी रचनाएं हैं, ठीक है। दादू दयाल की जो रचना है ये बेसिकली, है ना, उनकी दादू दयाल की वाणी सी लिया गया है। दादू दयाल का एक ग्रंथ है दादू की वाणी, ठीक है, उससे उठाया गया एक प्रसंग है दादू दयाल की वाणी, ठीक है। यह साखी मनुष्य को आडंबर, छल, ढोंग, झूठी प्रतिष्ठा से दूर रहने का संदेश देती है। तो इसको भी आप जो है यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद वापस से एक महादेवी वर्मा का है यहाँ पे एक, ठीक है। नाउ इसके बाद दो तीन क्वेश्चन थे जो मुझे आपको करवाने थे, है ना। एक तो स्कंदगुप्त की नैतिकता, स्कंदगुप्त की ऐतिहासिकता क्या है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में कवर करा दिया है, ठीक है। ये वहाँ से पढ़ लेंगे, आपको कंटेंट चाहिए तो आप वहाँ से यहाँ से पढ़ लेंगे। कलम का सिपाही प्रेमचंद को बोलते हैं, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें उन्होंने गरीबी, अन्याय, शोषण, जातिभेद, स्त्री दमन, किसान पीड़ा, मध्यम वर्ग ढोंग का उजागर किया है। और चापलूसी और मनोरंजन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है ना। साहित्य का उद्देश्य मतलब केवल मनोरंजन के लिए नहीं, चरित्र निर्माण करने के लिए है, ठीक है। उनकी कलम जनता की आवाज़ थी, दुखी का सहारा थी, पीड़ित का हथियार थी और शोषक के लिए एक चुनौती थी, ठीक है, इसलिए उनको कलम का सिपाही बोलते हैं, ठीक है। एक रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है लोभ और प्रीति पर, ये नाटक के आधार पर, लोभ और प्रीति नाटक के आधार पर रामचंद्र शुक्ल के मनोवैज्ञानिक विषय निबंधों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दो क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे गए हैं, तो मैंने इसको अलग से लिखा है। वसंत के अग्रदूत संस्मरण के आधार पर, ये संस्मरण है निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। तो इनको अपन फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया, वापस रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक निबंधकार माने जाते हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे, और ताकि आपको पता रहेगा कि इसमें कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। उनके निबंधों में मनुष्य के मन,
प्रवृत्तियों, भावों और आचरण का गहरा विश्लेषण मिलता है। लोभ और प्रीति नाटक में भी शुक्ल लोभ और प्रेम जैसी दो विपरीत मानवीय स्थितियों का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो मानवीय प्रवृत्तियों का गहन विश्लेषण इन्होंने लोभ और प्रीति में किया। नाम से पता लग रहा है, लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति आपको एक सुनने में एक जैसे लग सकते हैं कि लोभ रखना और उसके पास रहना, किसी चीज़ के पास प्रीति रखना, उससे प्रेम रखना, बात तो एक ही। कोई इंसान प्रीति इसलिए रखता है क्योंकि वो लोभ में होता है। ठीक है, जैसा कि महादेवी के शुरू के जो पंक्तियाँ आई थी उनमें आपने देखा, श्रद्धा और भक्ति में। ठीक है ना, तो शुक्ल मनुष्य की लोभ, मोह, दया, करुणा और संवेदना की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करते हैं। लोभ और प्रीति में दिखाते हैं कि लोभ एक मानसिक व्याधि है जो मनुष्य की नैतिकता और विवेक को नष्ट कर देती है। भावनाओं की सत्य पहचान वो इस जो निबंध में करते हैं। निबंधों में भावनाओं का चित्रण बनावटी नहीं बल्कि यथार्थपूर्ण है। वे कहते हैं कि प्रीति ही वह शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचा उठाती है, जबकि लोभ तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ठीक है, इस तरह रचनाएं उनकी है। बहुत ही अच्छा निबंध है। आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किसी इतनी सामान्य सी बात, लोभ और प्रीति की इतनी डीप व्याख्या कैसे की जा सकती है, यह आप शुक्ल से जाके सीख सकते हो। जब आप उनके निबंध संग्रह को पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डीप लिखा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गहराई और तार्किकता भी इसके अंदर है। शुक्ल की विशेषता कि वो मनोवैज्ञानिक सत्य को ही तार्किक आधार देते हैं। लोभ के प्रभाव का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि लोभी मनुष्य का अंतःकरण कुंठित हो जाता है, वह करुणा, दया और सम्मान खो देता है। इसी तरह नैतिकता और मनोवैज्ञानिकता का संतुलन भी उनके निबंध में है। भाषा की सरलता और विशिष्ट स्पष्टता भी है। शुक्ल की भाषा यद्यपि वैज्ञानिक है फिर भी सहज है। उदाहरणों, उपमाओं और तर्कों से वे मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों को स्पष्ट बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य के भीतरी संसार की खोज इनके इस निबंध में है। ठीक है, उनके निबंध मनुष्य के बाहर नहीं, उनके मन और व्यवहार के भीतर उतरते हैं। तो लोभ और प्रीति बाहर थोड़ी दिखता है, वो तो मन के अंदर ही रहता है, वो भी सी बात है। तो उनके मन और व्यवहार के भीतर उतरते हैं। लोभ और प्रीति में दोनों प्रवृत्तियों का आंतरिक संघर्ष की मार्मिकता से दिखाया गया है। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिकता की भी प्रस्तुति है। वे बताते हैं कि लोभ केवल व्यक्ति को नहीं, समाज को भी पतित करता है, जबकि प्रीति सामाजिक संतुलन का आधार है। कितनी अच्छी लाइन है, देखो ये लाइन्स एकदम लिखोगे तो एकदम ये लगेगा कि हाँ आप में गहरी चिंतन, सूक्ष्म चिंतन मनन की आप में एक कला है। ठीक है, ये आप में होनी चाहिए। आपको अगर हिंदी साहित्य तो आपको लिखना चाहिए। आप अगर डायरी राइटिंग करते होंगे तो आपको कल के पेपर में कतई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि भावना के सूक्ष्म स्तर पर जाकर के जब आप अपने आप को खोजोगे ना तो आपके मन से, आपके चिंतन से इसी प्रकार की उक्तियाँ निकलती है। सो वो थोड़ी ईजी हो जाती है, अदरवाइज कंटेंट तो है ही आप सामने। ठीक है, अतः शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंध मानव स्वभाव का गहन, तर्कपूर्ण और नैतिक विवेचन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है जो आपका MSD 04 का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। वसंत के अग्रदूत संस्मरण के आधार पर निराला के व्यक्ति चित्रण की विशेषताएं बताइए। तो वसंत के अग्रदूत में रामविलास शर्मा ने कवि निराला का अत्यंत जीवंत, प्रभावी और आत्मीय चित्रण प्रस्तुत किया है। वसंत के अग्रदूत निराला के ऊपर लिखी गई है रामविलास शर्मा जी द्वारा। ठीक है, तो इसमें विद्रोही और नवजागरण के प्रतीक है। निराला साहित्य में परिवर्तन नवसृजन के अग्रदूत थे। उन्होंने रूढ़ियों, परंपराओं, जन मान्यताओं को तोड़ा और नई संवेदना, काव्य संवेदना प्रस्तुत की। अत्यंत संवेदनशील स्वभाव है इसमें। निराला का मन बेहद कोमल और करुणाशील है। ठीक है, समाज के पीड़ित, असहाय और शोषित वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति गहरी थी। स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से पूर्ण व्यक्ति थे। वे किसी भी प्रकार की चापलूसी या समझौते के पक्षधर नहीं थे। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने विचारों और आदर्शों को नहीं छोड़ा। कहते हैं कि निराला का जीवन बहुत ही कष्टमय बीता। वो इतना अच्छा लिखते थे, फिर भी उनकी रचनाएं जो प्रकाशित नहीं हो पाती थी। तो वो एक रचना में कहते हैं कि उनकी जब एक रचना खरीद हो जाती है तो वो एक बगीचे में बैठे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि लेटा हूँ बगीचे में, पास से मतलब खींचता हुआ जो बगीचे की घास होती है। घास का मतलब होता है, जो प्रकाशक होता है उसके बाल से मतलब होता है कि वो बगीचे की घास को खींचते हैं पकड़ के। तो ऐसा उनका सेंस है। मतलब वो काफ़ी परेशानियों में रहे, उन्होंने काफ़ी लिखा। हालांकि अब तो वो काफ़ी फेमस है, बट अब वो है नहीं। ठीक है, तो वही है, कबीर की एक रचना है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। तो वो चीज़ हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, खैर इसमें वसंत के अग्रदूत में उनका जो है निराला के प्रति जो रामविलास शर्मा लिखते हैं कि सौंदर्य और कला के उपासक थे वे निराला। निराला के व्यक्तित्व में कला, बोध और सौंदर्य चेतना अत्यंत प्रखर थी। वे नई भाषा, नए विचार और नए रूपों के सर्जक थे। कभी निराला का एक पिक्चर होता है इंटरनेट पे, कभी देखना। इतने हष्टपुष्ट और इतने बलिष्ठ व्यक्ति थे कि देख के लगता नहीं कि ये कोई व्यक्ति कवि हो सकता है। वो तो बॉडी बिल्डर जैसे दिखते हैं। ठीक है, एनीवेज संघर्षशील जीवन रहा उनका। उनका जीवन अभावों, दुखों का, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक उपेक्षाओं से भरा रहा, पर वे इन परिस्थितियों से कभी पराजित नहीं हुए। उदारता, मानव प्रेम, निराला अत्यंत उदार थे। जो उनके पास होता बांट देते थे। कवित्व और व्यक्तित्व में साम्य, प्रभावशाली व्यक्ति। उनके व्यक्ति में ऐसी आवाज़ थी कि मिलने वाले व्यक्ति प्रभावित बिना नहीं रह सकते थे। वसंत के विरुद्ध निराला एक विद्रोही, संवेदनशील, स्वाभिमानी, कलाप्रिय, मानवतावादी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं।
सो आपका MSD04 जो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि किस तरह करना है चीज़ें, मैंने आपको डिटेल में बता दी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर। एंड अच्छा एफर्ट लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।